फाइनेंशियल एसेट्स को एफईटीपीएल पे भी रखा जा सकता है, एफईटी ओसीआई पे भी रखा जा सकता है और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे भी रखा जा सकता है। लेकिन इसको रखा कैसे जाएगा, उसके लिए हमारी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि हमने देखा था कि आईएफआरएस 9 इस हवाले से हमें कुछ स्टेप्स बताता है। तो जैसा आपकी कंपनी का इंटेंशन होगा उस हिसाब से डिटरमिन किया जाएगा कि फाइनेंशियल एसेट किस वैल्यू पे रखा जाएगा। अच्छा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने लास्ट क्लास में देख ली थी और ये नोट्स मैंने आपको शेयर भी कर दिए थे। अब एक चीज आपने स्पेसिफिकली देखनी है, लेट्स से जिस तरह बुक के लास्ट में एक चीज लिखी हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप जब पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एक टर्म है डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक फैक्टरिंग कंपनी होती है, हम उसको अपने रिसीवेबल्स टेको हैंड ओवर करके उसके बेसिस पे उनसे लोन ले लेते हैं। तो इसको सिंपल टर्म्स में कहा जाता है कि दिस इज सेल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। एक इंडिपेंडेंट कंपनी होती है फैक्टरी कंपनी, उसको हम बिल फर्स्ट दिखाते हैं कि हमें अपने कस्टमर से 10 लाख रुपए मिलने हैं, तो वो हमें कुछ अमाउंट काट के लेट्स से 9,20,000 रुपए देकर हमसे वो 10 लाख रुपए के रिसीवेबल्स बाय कर लेती है। लेकिन इसमें दो फैसिलिटीज आती हैं। एक आता है विथ रिकोर्स। विथ रिकोर्स का मकसद क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर पैसे नहीं देता तो वो पैसे उस कंपनी को हम भर के देते हैं। मिसाल, मैंने अगर 10 लाख रुपए के रिसीवेबल्स उसको दिए, उसने मुझे कुछ पैसे एडवांस कर दिए, लेकिन अगर किसी रिसीवेबल ने, किसी कस्टमर ने पैसे नहीं पे किए, कोई कस्टमर अगर उस फैक्टरिंग कंपनी को पेमेंट नहीं करता, तो हमारी कंपनी जिसने सेल की है वो रिसीवेबल्स, वो कंपनी उसको कवर करके देगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं विथ रिकोर्स। दूसरी को हम विदाउट विदाउट रिकोर्स कहते हैं। या उसको कहते हैं नॉन रिकोर्स। नॉन रिकोर्स के केस में क्या होगा कि अगर कोई बैड डेट्स हुए तो वो रिस्क हमारा नहीं होगा, वो रिस्क अब फैक्टरिंग कंपनी का होगा। तो सवाल उसमें ये उठता है कि क्या हम अपने रिसीवेबल्स डी-रिकॉग्नाइज कर दें या नहीं। कि अगर मुझे 10 लाख रुपए
मुझे 10 लाख रुपए अपने कस्टमर्स से मिलने थे। मैंने एक फैक्टरिंग कंपनी को कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो फैक्टरिंग कंपनी ने लेट्स से 920,000 रुपीज मुझे देकर और रिसीवेबल से कलेक्शन अपने हाथ कर ली। यूं समझ लें कि मैंने अपने रिसीवेबल्स गिरवी रखवा लिए या प्लीजिंग करवा ली, सिक्योर करवा दी है। अब जैसे मुझे मेरे कस्टमर्स पैसे देंगे, वो पैसे अब मेरे नहीं होंगे, बल्कि वो सीधा सीधा फैक्टरिंग कंपनी को जाएंगे। लेकिन इसमें फैसिलिटीज दो होती हैं। एक होती है विथ रिकोर्स। रिकोर्स के केस में अगर कोई बैड डेट हो गया, कोई कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, कोई कस्टमर हमारे पैसे खा गया, तो वो नुकसान हम भरेंगे, यानी हम फैक्टरिंग कंपनी को वो पैसे फिर भी पूरे करके देंगे। तो अगर बैड डेट हुआ तो बैड डेट का लॉस किसको होगा? हमारी कंपनी को होगा। ऑल्टरनेटिवली इसमें आता है विदाउट रिकोर्स या फिर नॉन रिकोर्स के नाम से। अगर नॉन रिकोर्स हुआ, उसका मकसद क्या होगा कि मैं अपने रिसीवेबल्स फैक्टरिंग कंपनी को हैंडओवर कर दूंगा। उसके बाद कोई कस्टमर पैसे देता है या नहीं देता, अगर कोई कस्टमर बैड डेट हो जाता है, तो वो नुकसान अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, वो नुकसान फैक्टरिंग कंपनी बर्दाश्त करेगी। $1 million ट्रेड रिसीवेबल्स, हमने वो रिसीवेबल्स बेच दिए एक फैक्टरिंग कंपनी को। फॉर $920,000। वैसे हमें रिसीवेबल से मिलने थे 10 लाख, लेकिन फैक्टरिंग कंपनी ने हमें 9-20 देकर हमसे रिसीवेबल्स ले लिए। सवाल ये आता है कि क्या हमें रिसीवेबल्स को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम सवाल ये करेंगे, क्या रिसीवेबल का कंट्रोल या रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास है या लूज हो चुका है। अगर हमने रिसीवेबल्स दिए हैं इस टर्म्स पे कि अब पैसे मिले या ना मिले हमारा कोई सरदर्द नहीं है, तो नॉन रिकोर्स के केस में अब रिसीवेबल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने फैक्टरिंग कंपनी को कहा कि अब पैसे सामने से आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो नॉन रिकोर्स के केस में क्योंकि रिसीवेबल से मिलने वाले पैसों से का हम अख्तियार खो चुके हैं, इस वजह से हम डेबिट करेंगे श्योर बैंक। पैसे कितने मिले? 9-20 क्रेडिट कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 1 मिलियन। बाकी हम $80,000 एडमिन एक्सपेंस में चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर आपकी फैसिलिटी है
विथ रिकोर्स। विथ रिकोर्स का मकसद कि अगर कस्टमर ने इनको पैसे ना दिए, अगर कस्टमर की तरफ से रिकवरी नहीं हुई, तो हम उनको अपनी तरफ से पैसे भर के देंगे। तो अगर विथ रिकोर्स है तो कंट्रोल लूज नहीं हुआ। तो अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो उस सूरत में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी को पैसे पूरे करके दें। अगर विथ रिकोर्स है तो रिसीवेबल्स को हम डिरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, रिसीवेबल्स को हम डिरिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इस केस में हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक जो आपको पैसे मिले हैं, और इनको क्रेडिट कर देंगे एज अ लायबिलिटी, जैसे कि हमें रिसीवेबल्स को गिरवी रखवा के कर्जा मिला है। रिसीवेबल्स को इस केस में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो कंफर्म कर लें। इसकी कोई ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं है एफआर के ऊपर, लेकिन बुक में एक जगह पे लिखा हुआ था। ओके ईमान, ये बेसिकली इन डिटेल आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं विथ रिकोर्स। एग्जाम्पल, मेरे पास $500,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, यानी कस्टमर्स के तरफ से मुझे पैसे मिलने हैं। अब उसूलन कस्टमर आपको पैसे देगा तभी आपके कैश फ्लो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकेंगी। लेकिन एक बैंक है या एक डेट फैक्टरिंग कंपनी है, उसको मैं अपने इनवॉइसेस दिखाता हूं कि ये मेरे कस्टमर से मुझे $500,000 रिसीवेबल है, आप अगर इसको एडवांस कर सकें तो फैक्टरिंग कंपनी क्या करती है, नॉर्मली उसका 80% मुझे एडवांस कर देगी। लेट्स अज्यूम हमारे केस में 90% एडवांस कर देती है, यानी $5 लाख के अगेंस्ट फैक्टरिंग कंपनी हमें $450,000 एडवांस कर देती है। और अब कस्टमर्स जो भी हमें पैसे देंगे वो सीधा सीधा फैक्टरिंग कंपनी को दिए जाएंगे। सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई कस्टमर पैसे ना दे, डिफॉल्ट कर जाए, बैड डेट हो जाए, तो नुकसान किसका होगा? तो इस अरेंजमेंट में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक अरेंजमेंट होता है विथ रिकोर्स और एक अरेंजमेंट होता है विदाउट रिकोर्स, या जिसको हम नॉन रिकोर्स कहते हैं। विथ रिकोर्स का मकसद, मैं फैक्टरिंग कंपनी को कहता हूं आप मुझे 4.5 लाख रुपए दें, मैं आपको कस्टमर से ये पैसे लेकर सूद समेत वापस करूंगा। अगर कस्टमर्स मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं एज इट इज फैक्टरिंग कंपनी को दे दूंगा। लेकिन अगर कस्टमर मुझे पैसे नहीं भी देते तो कंपनी अपने पर्सनल पॉकेट से पैसे निकालकर फैक्टरिंग कंपनी को उनके पैसे पूरे वापस करेगी। तो सवाल ये उठा कि रिसीवेबल्स से जो मिलने वाला कैश है उसका राइट किसके पास है, कंपनी के पास या फैक्टरिंग कंपनी के पास? अगर के विथ रिकोर्स है तो इसका मकसद रिसीवेबल पैसे दे या ना दे, हमने आगे पैसे लौटाने हैं ही। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसीवेबल्स
कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हमारे सर पर से टले नहीं है। अगर रिसीवेबल पैसे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो भी हमने तो देने हैं ही। लेकिन अगर ये फैसिलिटी होती विदाउट रिकोर्स या नॉन रिकोर्स, इन दैट केस हम कंपनी को कहते हैं कि भाई ये 5 लाख रुपए अब आप लोगों ने कलेक्ट करने हैं, अब आपसे कलेक्शन होती है या नहीं होती, बीच में मेरा कुछ भी ना जाए। इसका मकसद रिसीवेबल्स के ऊपर से मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म हो चुका है। इसको हम कहते हैं नॉन रिकोर्स। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। जिस तरह हम प्रॉपर्टी गिरवी करवाएं, हम गोल्ड गिरवी करवाएं, हमारा इंटेंशन एसेट को बेचना नहीं होता, हमें एसेट रखना है। प्रॉपर्टी हमें चाहिए, मशीन हमें चाहिए, गोल्ड हमें चाहिए, लेकिन टेम्पररी जब आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं तो हम उनको गिरवी करवा के एडवांस ले लेते हैं फैक्टरिंग कंपनी से। इससे हमारे कंपनी का कैश प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बाद में जब कस्टमर आपको पैसे देता है तो वो पैसे आप एज इट इज फैक्टरिंग कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर विथ रिकोर्स हुआ तो कस्टमर अगर पैसे नहीं भी देगा तो भी आप अपनी जेब से भर के देंगे। अगर विदाउट रिकोर्स हुआ तो शर्त ये होगा कि कस्टमर पैसे देगा तो आपको देंगे, नहीं देगा तो खैर हो गई। यस देवेश, फ्लोटिंग चार्ज की तरह होता है। जितना ने लोन लिया हुआ है माइनस जितना आप उसको पे कर देते हो, क्योंकि कस्टमर आपको जैसे पैसे देता जाएगा वैसे पैसे आप उनको फॉरवर्ड करते जाओगे, तो जितने पैसे आप फॉरवर्ड नहीं करोगे उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दैट इज करेक्ट, हम उसको फ्लोटिंग चार्ज कह सकते हैं। फिर इसकी जो डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं कि फैक्टरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो सारा F9 यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना आइडिया दे रहा हूं कि अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर विथ रिकोर्स है, यानी बैड डेट्स अभी भी हमारे गले में है, कस्टमर का लेना देना अभी भी हमसे है, तो क्योंकि कस्टमर पैसे नहीं देगा तो हमें देने पड़ जाएंगे, हमारा कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है, एसेट का कंट्रोल हमारे पास रिटेन्ड है। लेकिन अगर हमने बैड डेट्स का नुकसान भी फैक्टरिंग कंपनी के गले में डाल दिया तो हम यहां पे कहेंगे कि रिसीवेबल के ऊपर से हमारा कंट्रोल लूज हो चुका है, जा चुका है। अगर फाइनेंशियल एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कंट्रोल आपके पास है तो आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो कंट्रोल आपके हाथ से निकल चुका है तो फिर आप उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, किसी को क्वेश्चन हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, लीजेस बेसिकली किसको कहा जाता है? लीज को हम सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो इसका मकसद है टू फाइनेंस द यूज ऑफ एन एसेट। कि अगर आपको कोई भी एसेट इस्तेमाल करना है तो सादा हल ये होता है कि आप वो एसेट बाय कर लें। ठीक है, वो एसेट आप खरीद लें। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उस एसेट को खरीद सकें,
या कंपनी नहीं चाह रही कि मैं इतने पैसे एसेट को खरीदने में फंसा दूं, तो हम उसको ले लेते हैं लीज पे। लीज का मकसद, हमें वो एसेट मिलेगा सर्टेन टाइम के लिए। तो उस सर्टेन टाइम तक हम उस एसेट को यूज करेंगे और हम उसकी पेमेंट करेंगे। कंफ्यूजन इसमें यह उठ रहा है कि एसेट इस्तेमाल कौन करेगा। इसमें दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी का नाम हम रखते हैं लेसोर। लेसोर कौन है? एसेट का ऑनर। और लेसी कौन है? एसेट का यूजर। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म के तहत ऑनरशिप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। किसके तहत? एज पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सवाल ये उठ रहा है कि एसेट किसकी बैलेंस शीट में दिखेगा? इसको डेप्रिशिएट कौन करेगा? लेसोर क्या दिखाएगा और लेसी क्या दिखाएगा? पहली बात हम नोट ये कर लें कि लेसोर इस एसेट को किस तरीके से शो करेगा। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर F7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेसी अकाउंटिंग कवर की जाती है। ओके, तो हम क्लियर करें क्विक रिवीजन। लीज का मकसद क्या है कि एसेट का मालिक कोई और रहेगा और एसेट को इस्तेमाल कोई और करेगा। इसमें बुनियादी फर्क यह आता था कि आपने जो एसेट इस्तेमाल किया है या कर रहे हैं, उसके बदले में जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं वो किराया है या कि लोन है। दो पॉसिबिलिटीज है। रेंट पे, रेंट जो हम पे करते हैं वो बेसिकली एसेट का किराया होता है। क्रेडिट का मकसद क्या है कि मैं आपको जो किस्तें पे करूंगा, आपको जो इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा, उसके अंदर मैं आपको इंटरेस्ट भी देता जाऊंगा और अपना प्रिंसिपल भी देता जाऊंगा। तो पहले इसमें एक फड्डा होता था। अगर के रेंट है तो हम इसको कहते थे ऑपरेटिंग लीज, और अगर उधार है तो हम इसको कहते थे फाइनेंस लीज। लाइक अगर हम कहीं से एक गाड़ी इस्तेमाल करें और गाड़ी का किराया दें, जितने भी साल आप गाड़ी इस्तेमाल करेंगे आप उसका किराया देंगे। जब गाड़ी का इस्तेमाल आप बंद करेंगे तो आप गाड़ी वापस दे देंगे उसके मालिक को।
इसी तरीके से आप किसी मकान में किराएदार की हैसियत से रहे, जितना अरसा आप उस मकान में कयाम करेंगे, आप लैंडलॉर्ड को उसका किराया पे करेंगे। जब आप मकान खाली करेंगे, मकान वापस लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बैंक को कहूं कि मुझे एक गाड़ी खरीद के दे दे, बैंक चाहता है मुझसे 12% इंटरेस्ट कमाना। अब ध्यान देना होता क्या है, बैंक मुझे एक गाड़ी खरीद के देती है 20 लाख रुपए की, और बैंक मुझसे 12% चार्ज करेगी ओवर 4 years लीज टर्म। अब हम आज बैंक ने हमें या कंपनी को कितने पे किए हैं, 20 लाख, ये आज पे किए हैं ना, ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। बैंक को हम 4 साल तक एक ही कांस्टेंट कैश फ्लो पे करेंगे, या कि इंस्टॉलमेंट पर एनम। और डिस्काउंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एन्युटी फैक्टर से। तो बैंक ने आज हमारी वजह से इन्वेस्टमेंट की है 20 लाख रुपए। बैंक हमसे इंस्टॉलमेंट कितनी लेगा, आप मुझे 12% का 4 साल का एन्युटी फैक्टर निकाल के दें। 12% 4 साल का एन्युटी फैक्टर, थ्री पॉइंट 073। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.0373। अब हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है कि बैंक हमसे सालाना कितनी इंस्टॉलमेंट चार्ज करे कि वो हमसे 12% कमा सके। तो उसको इक्वल के उस पार लेके जाएंगे। $2 million डिवाइडेड बाय 3.073, इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 6,58,480। ₹480 लेगी। क्या ये उस गाड़ी का किराया है? यानी 4 साल किराया देने के बाद क्या ये मुनासिब होगा कि गाड़ी में बैंक को वापस कर दूं? बेवकूफी होगी। जब पैसे पूरे दे रहे हो तो गाड़ी क्यों नहीं ले रहे हो? मिसाल, आज आपके ऊपर कर्जा कितना, 20 लाख रुपए। बैंक आपसे 20 लाख का 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगी। 20 लाख का 12% कितना बनेगा, 240। और आप बैंक को इंस्टॉलमेंट कितनी देंगे, 6,58,480। इसमें इंटरेस्ट काट के बाकी आपने रीपेमेंट कितनी करनी है, देखो ये बन रहा है 4,18,480। तो 20 लाख में से 480 तो पहले साल मैंने बैंक को दे दिए। बाकी मेरे ऊपर कर्जा कितना बनेगा,
टोटल पे कर रहा हूं 6,58,480, लेकिन मेरे ऊपर एक साल का 2,40,000 रुपए इंटरेस्ट चढ़ चुका है। तो 658,480 में से 240 माइनस कर दिए, ये मेरा प्रिंसिपल रीपे हो रहा है। इसको आप कैपिटल रीपेमेंट कह सकते हो या प्रिंसिपल रीपेमेंट कह सकते हो। तो 20 लाख में से मैंने कैपिटल कितना वापस दे दिया? 418,480। यह गया 20 लाख में से 418,480। बाकी ऊपर मेरे कर्जा कितना है? 15,81,520। ठीक है, अब मेरे ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, सॉरी लायबिलिटी कितनी होगी? 15,81,520। इस पे 12% लगेगा, 189,782। लेकिन मैं बैंक को दूंगा वही इंस्टॉलमेंट जो मैंने बात की हुई थी, 658,480। तो बाकी 4,68,900 सॉरी 4,68,700 में वापस कर रहा हूं। इस तरीके से हम अगर बढ़ाते जाएं तो मेरे ऊपर लायबिलिटी थी 15,81,520, बाकी है 11,12,822। अच्छा, अब इस पे 12% लगेगा, माइनस में इंस्टॉलमेंट दूंगा 658,480। तो मेरी लायबिलिटी ये बच जाएगी। लास्ट ईयर में इस पे 12% लगेगा और मैं इंस्टॉलमेंट वही दूंगा। आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। तो मैं बैंक को यहां पे जो पेमेंट्स कर रहा हूं, ये रेंटल्स नहीं है, बल्कि इसमें मैं उसको इंटरेस्ट भी दे रहा हूं एंड प्रिंसिपल भी दे रहा हूं। जब मैं उसको 20 के 20 लाख रुपए वापस कर दूंगा और सूद भी दे दूंगा, तो उसके बाद गाड़ी उसके पास रखने का क्या जवाब रह जाता है? फिर तो उसके पास कोई अख्तियार नहीं कि गाड़ी अपने पास रखे, क्योंकि मैं तो उसको सीआरपी में 20 लाख दे ही दूंगा। तो पहले फड्डा इस पे चलता था कि आया हमने कोई एसेट किराए पे लिया है या उधार पे लिया है, लेकिन अब लीजेस के अंदर इस बात का फड्डा नहीं है। अच्छा, डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, लेकिन पहले एक और चीज देख लेते हैं। हमने ये देखना है कि हमने ये जो एग्रीमेंट किया है, ये बेसिकली लीज एग्रीमेंट है या सर्विस एग्रीमेंट है। मसलन अगर हमारा एक लेट्स अज्यूम कोई सेमिनार हॉल है या शादी हॉल है, और हमने एक कंपनी से एग्रीमेंट किया हुआ है कि पावर बैकअप हमें आप देंगे, यानी जनरेटर आपका होगा जो कि हमारे शादी हॉल में इस्तेमाल होगा। सवाल ये उठता है कि क्या आपने जनरेटर लीज पे लिया है या फिर पावर बैकअप की सर्विस ली है? उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा?
अगर एग्रीमेंट में हमारा एसेट स्पेसिफाइड है, यानी उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये वाला जनरेटर लेट्स से परकिंस का है, 100 किलोवाट का है, ये जनरेटर आप हमारे प्रेमिसेस में यूज करेंगे। अगर जनरेटर स्पेसिफाइड है तो इसका मकसद लीज है। लेकिन अगर एसेट स्पेसिफाइड नहीं है, अगर वो कंपनी को ये पता चलता है कि किसी रोज हमारे पास छोटी दावत है, तो वो एक दूसरा जनरेटर लेके आ जाता है, हमारी दावत हो जाती है, हमारा इवेंट हो जाता है, लेकिन जनरेटर उसको जो मर्जी आए वो इस्तेमाल कर सकता है। सवाल यह है कि क्या वो अपने बेनिफिट के लिए एसेट को तब्दील कर सकता है? अगर हां, तो ये लीज नहीं है, ये सर्विस एग्रीमेंट है। लेकिन अगर हमारा एसेट स्पेसिफाइड है कि इसके अलावा कोई और एसेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो उसको हम लीज कहते हैं। मिसाल, हम एक कंपनी से अपने एम्प्लॉयज की पिक एंड ड्रॉप का एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर के आपने गाड़ी स्पेसिफाई कर दी कि यही गाड़ी पिक एंड ड्रॉप करेगी, एसेट स्पेसिफाइड है, तो यानी आपने गाड़ी लीज पे ली है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी से गाड़ी चेंज कर सकता है, कभी किसी गाड़ी में पिक ड्रॉप करता है, कभी किसी गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप करता है, तो वो आपने बेसिकली सर्विस एग्रीमेंट लिया हुआ है, ना कि लीज। ठीक है? तो लीज का कैसे पता चलेगा? अगर एसेट स्पेसिफाइड होगा। एसेट अंडरलाइन नहीं है तो वो लीजेस के सर का दर्द नहीं है। ओके, डेफिनेशन को देखते हैं कि लीज क्या है। रिमेंबर वन थिंग, पहले लीजेस को डील करता था IAS 17, अब ये चेंज हो गया है और अब ये डील करता है IFRS 16। पहले लीजेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता था IAS 17। तो ध्यान रहे, अगर आप बुक से चैप्टर पढ़ेंगे तो या कहीं से भी आप रीडिंग करते हो, तो इस बात का ख्याल रहे कि आप IAS 17 को रेफर नहीं करें, आप IFRS 16 को रेफर करेंगे। IFRS 16 के मुताबिक लीज क्या है? A lease is a contract or a part of contract that conveys the right to use an asset। और कौन सा एसेट? अंडरलाइंग एसेट। तो लीज में क्या हो रहा है? लीज कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट। और अंडरलाइंग एसेट का मकसद स्पेसिफाइड होगा कि यही एसेट है जो कि लेसी इस्तेमाल करेगा। अगर लेसोर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी मर्जी से एसेट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो वो लीज IFRS 16 के कैटेगरी में नहीं आएगा, वो IFRS 15 रेवेन्यू के एग्रीमेंट में चला जाएगा।
ठीक है, अच्छा, तो एग्रीमेंट क्या है? कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर इन द एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। तो लेसी को एक अंडरलाइंग एसेट इस्तेमाल करने का अख्तियार मिलेगा, राइट टू यूज मिलेगा एक गिवन टाइम पीरियड के लिए, जिस अरसे का एक कंसिडरेशन लेसी पे करेगा लेसोर को। द लेसोर is the entity that provides the right to use an underlying asset in exchange for consideration। यानी ये एसेट का मालिक है। हम यहां पे बात कर चुके हैं लेसोर। तो लेसोर क्या है? जो राइट कन्वे करता है, अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करता है। द लेसी इज एंटिटी दैट ऑब्टेन्स द राइट। किसको करता है? लेसी को। ठीक है, तो लेसोर एसेट का राइट कन्वे करता है और लेसी राइट ऑब्टेन करता है। To use an underlying asset in the right for consideration. A right of use asset represents the lessee's right to use an underlying asset for the lease term. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना। IAS 17 में क्या होता था? IAS 17 में बहस होती थी कि पूरा का पूरा एसेट कौन रिकॉर्ड करेगा। मिसाल, मोटर व्हीकल का ऑनर है लेसोर, वो मोटर व्हीकल का राइट कन्वे कर देता है लेसी को। सवाल ये उठता था कि पूरी की पूरी गाड़ी किसके बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन IFRS 16 ने इस बात को चेंज किया। कहता है, से फॉर इंस्टेंस कि लेसी एसेट यूज करेगा 4 साल के लिए आउट ऑफ 6 years यूजफुल लाइफ। IAS 17 बड़े अरसे से इस बहस पे चिपका रहा कि गाड़ी कौन रिकॉर्ड करेगा। तो IFRS 16 ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। इसने कहा कि जो ओरिजिनल एसेट है वो लेसोर रिकॉर्ड कर सकता है, लेसी पूरा का पूरा एसेट नहीं रिकॉर्ड करेगा। लेसी पूरा का पूरा एसेट नहीं रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जो 4 साल का अख्तियार उसके पास है, तो उस 4 साल के लिए गाड़ी का हिस्सा
यानी वैसे 6 साल की गाड़ी है तो 4 आउट ऑफ 6 ईयर्स का बेनिफिट क्योंकि लेसी लेगा तो 4/6 रिकॉर्ड करेगा लेसी। तो पहले पूरी की पूरी बहस चल रही थी कि पूरा का पूरा एसेट किसी एक करवट बैठना चाहिए, लेकिन अब बेसिकली लेसी रिकॉर्ड कर रहा है अपने पास एक इनटेंजिबल एसेट जिसका नाम है राइट ऑफ यूज। So right of use asset represents the lessee's right to use an underlying asset for the lease term। मिसाल 4 साल के लिए अगर लेसी के पास अख्तियार है एसेट इस्तेमाल करने का, तो लेसी उसको राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से रिकॉर्ड करेगा। मोटर व्हीकल नहीं रिकॉर्ड करेगा, प्रॉपर्टी नहीं रिकॉर्ड करेगा, लीज्ड मशीन नहीं रिकॉर्ड करेगा। लेसी पूरे के पूरे एसेट को अपनी बैलेंस शीट में नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ जितने साल तक इस्तेमाल करने का अख्तियार लेसी के पास है उतने साल का एसेट लेसी अपने पास रिकॉर्ड करेगा। उसका नाम होगा राइट ऑफ यूज एसेट। यस ईमान, बिल्कुल। राइट ऑफ यूज हमारे पास नॉन करंट एसेट में रहेगा। तो पुरानी बहस पहले क्या थी, पूरी की पूरी गाड़ी को एक तरफ बिठाओ, लेकिन अब ऐसा होगा कि गाड़ी लेसोर ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन 4 साल उसको इस्तेमाल करने का जो अख्तियार है एज एन इंटेंजिबल एसेट वो लेसी अपने पास रिकॉर्ड करेगा। इसी तरीके से कोई मशीन लेता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है, तो जो ओरिजिनल मशीन है या एसेट है या प्रॉपर्टी है वो लेसोर के पास ही रिकॉर्डेड रहेगी। लेसी सिर्फ और सिर्फ एसेट में कितने पे दिखाएगा हम उसकी बात कर लेते हैं। इसने कह दिया बेसिक प्रिंसिपल क्या है लेस अकाउंटिंग में। अमृता देखें, आपका सवाल है डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा, तो मैं आपसे पूछता हूं ओरिजिनल एसेट किसके पास है? लेसोर के पास। लेसोर दिखाएगा इसकी डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब उस एसेट का कुछ हिस्सा जिसका नाम हमने रखा, ऊपर हमने पढ़ा राइट ऑफ यूज, तो ये रिकॉर्ड करेगा अपने पास अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेसी की अकाउंटिंग है। तो पूरा का पूरा एसेट लेसी रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेसी अपने पास डेबिट करेगा एक नॉन करंट एसेट, किस नाम से? राइट ऑफ यूज के नाम से, और क्रेडिट करेगा लीज लायबिलिटी। क्योंकि वैसे अगर कैश देता तो क्रेडिट करते कैश, लेकिन कैश तो दिया नहीं है, कैश तो हमें इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो क्रेडिट कर दिया हमने लीज लायबिलिटी। अगर कोई डाउन पेमेंट की है, कुछ एडवांस दिया है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक। अच्छा, अब डेबिट करेंगे राइट ऑफ यूज।
बेसिकली हमने क्या करना है, राइट ऑफ यूज को मेजर करना है एज पर IAS 16। लेकिन याद रहे हम सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ यूज दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी कार हमारी लेसी की बैलेंस शीट में नहीं आ रही, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मशीन जनरेटर हमारी बैलेंस शीट में नहीं आ रहा, सिर्फ उतने अरसे का अख्तियार हम रिकॉर्ड करेंगे। पहले देखते हैं कि लेसी अपने पास कितनी लायबिलिटी दिखाएगा। ईमान, इसने क्योंकि बेसिक जो एसेट है वो टेंजिबल है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो दी गई है वो एज पर IAS 16 दी गई है। मसलन आप गाड़ी अक्वायर करते हैं 4 साल के लिए, और आप गाड़ी के ऊपर कोई खर्चा करते हैं, उसकी डिलीवरी होती है, उसकी इंस्टॉलेशन होती है, या आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं, उसकी साइट प्रिपरेशन होती है, या कोई प्लांट लीज पे लेते हैं, आपने डिसमेंटल करके भी देना है। तो क्योंकि आपके पास जो एसेट है वो फिजिकल है, उसके ऊपर होने वाले इखराजात, अब इंटेंजिबल के ऊपर डिलीवरी कॉस्ट तो नहीं आती, इंस्टॉलेशन चार्जेस तो नहीं आती, डिसमेंटलिंग तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये एसेट आपको जो डिलीवर हो रहा है, जो एसेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिजिकल है, वो टेंजिबल है, तो उसके साथ सलूक आप वो कर सकते हैं जो कि टेंजिबल के साथ किया जा सकता है। सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, डिसमेंटलिंग, सारी चीजें वैसी हो सकती हैं जैसे कि आम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ होती हैं। इस वजह से इसको हम IAS 16 में लेके जाते हैं, ना कि 38 में। ओके, लीज लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड करनी है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? याद रहे लीज लायबिलिटी में हम सिर्फ वो अमाउंट रखेंगे जो अभी हमने देना है, जो आप दे चुके हैं वो आपकी लायबिलिटी में नहीं आएगा, और लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करेंगे हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे। क्या क्या आएगा? द लीज लायबिलिटी is initially measured at present value of lease payments that have not yet been paid। याद रखें, लायबिलिटी में हम सिर्फ वो अमाउंट रखेंगे जो हमने अभी दिए नहीं है, हमने अभी देने हैं। जो भी डाउन पेमेंट्स या एडवांसेस आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो लीज लायबिलिटी में नहीं आएंगे। क्या क्या आ सकते हैं? शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। एक आता है फिक्स्ड पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, जिसको मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था कब से, इंस्टॉलमेंट्स। हमारे मुआहदे के तहत जो इंस्टॉलमेंट्स तय हुई हैं वो इंस्टॉलमेंट्स लेसी ने ओवर द लीज टर्म पे करनी है लेसोर को। लीज टर्म का मकसद है ड्यूरेशन ऑफ लीज, एग्रीमेंट का टेन्योर कितना है, कितने अरसे का एग्रीमेंट आपने साइन किया है, इसको हम लीज टर्म कहते हैं। ठीक है, तो लेसी ने एक तो लेसोर को देनी है लीज पेमेंट्स यानी इंस्टॉलमेंट्स, उसके अलावा अमाउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी पेड अंडर रेजिडुअल वैल्यू एग्रीमेंट्स।
इसको हम कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इसका क्या सीन होता है? मिसाल, एक प्लांट है जिसकी लाइफ तो 10 साल है, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट प्लान बनाया है 6 सालों का। जिस तरह हम बैंक से गाड़ी निकलवाते हैं, तो गाड़ी तो 10, 12, 15 साल चल जाती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो गाड़ी की लाइफ खत्म ही नहीं होती, लेकिन हम बैंक को 5 साल में फारिग कर देते हैं। तो अगर हमने बैंक से या लेसोर से एक प्लांट लीज करवाया है, प्लांट की वैसे लाइफ तो 10 साल है, लेकिन हमने जो पेमेंट प्लान बनवाया है, इंस्टॉलमेंट प्लान बनवाया है, वो 6 साल का है। फिर हमारा यह तय पाया कि छठे साल के आखिर में हम एक लमसम अमाउंट पे कर देंगे लेसोर को। इसको हम कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अगर कोई है तो, अगर ऐसी कोई नहीं है तो आप डॉट छोड़ देंगे, इसको जीरो छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमने कोई भी वैल्यू एग्री की हुई है, इसमें लिखा है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, तो जितनी भी रेजिडुअल वैल्यू हमने गारंटी की हुई है कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म हम आपको देंगे, वो भी हमारे ऊपर लायबिलिटी बनेगी। तो एक तो हम जो किस्तें देंगे वो, और आखिर में जो हम लमसम देंगे अमाउंट, वो। तीसरा, ऑप्शंस टू परचेज द एसेट that are reasonably certain to be exercised. इसको हम कहते हैं HP। HP मतलब हायर परचेज। हायर परचेज का मकसद क्या होता है कि पहले किसी एसेट को हायर किया जाता है, यानी किराए पे लिया जाता है, और बाद में उसको परचेज कर दिया जाता है। लेसोर अक्सर लेसी को एक ऑप्शन देता है कि अगर 6 साल के बाद तुम चाहो तो ये एसेट मुझसे इस वैल्यू पे खरीद लेना, या मार्केट वैल्यू से 75% पैसे देकर खरीद लेना। अब 6 साल तक हमने लेसोर को बाकायदा इंस्टॉलमेंट्स देनी है, और छठे साल के आखिर में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम चाहें तो एसेट को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप पे करें, मुमकिन है कि आप करें। अब मिसाल, अगर हमें लेसोर ने कह दिया कि आप मार्केट वैल्यू का 70% देना, तो कौन अपना नुकसान करेगा? मुझे लग रहा है कि सस्ता मिल रहा है, तो रीजनेबली सर्टेन है कि हम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो आपने लीज पेमेंट्स देनी है, इंस्टॉलमेंट्स हर साल। दूसरा, मुमकिन है कि आपने गारंटी किया हो कि छठे साल के आखिर में मैं आपको इतना अमाउंट देकर एसेट आपसे खरीदूंगा, या लेसोर ने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहो तो इतना अमाउंट देकर मुझसे आप एसेट खरीद सकते हैं। लास्ट, टर्मिनेशन पेनल्टीज। वारिस गारंटीड में लेसी गारंटी करता है, और हायर परचेज में लेसोर आपको ऑप्शन देता है।
लेसोर ने हमें कह दिया कि आप मुझे मार्केट वैल्यू का 70, तो लेसोर बंधा हुआ है, लेसी ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। लेकिन गारंटीड में लेसी ने गारंटी किया हुआ है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा। ठीक है, तो गारंटी किसकी तरफ से है ये मैटर है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो है जो गारंटीड बाय लेसी है, और हायर परचेज वो है जो ऑप्शन दिया गया है लेसोर की तरफ से। लेसी एक्सरसाइज करता है या नहीं करता वो उसकी मर्जी है, लेकिन पे दोनों में से कोई एक चीज होगी, दोनों नहीं होंगी। एग्रीमेंट में कोई एक चीज होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी। अगर हमें लगता है कि लेसी लीज को टर्मिनेट करेगा, और उसको टर्मिनेट करने पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, पेनल्टी अगर एग्रीमेंट में मौजूद है, लेकिन हमें रीजनेबली श्योर है कि लेसी टर्मिनेट करेगा ही नहीं, आसार नहीं नजर आ रहे, तो हम पेनल्टीज को अपनी लायबिलिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर हमें यह वाजे नजर आ रहा है कि लेसी टर्मिनेट करेगा, और टर्मिनेट करने की वजह से उसको जुर्माना यानी पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी, तो हम उस टर्मिनेशन पेनल्टी को भी अपनी लायबिलिटी का हिस्सा बना देंगे। दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, a residual value guarantee is when the lessor is guaranteed that the underlying asset at the end of lease term will not be worth less than a specified amount. ये गारंटी किसने दी है? लेसी ने गारंटी दी है। लेसी ने जिम्मेदारी उठाई है, गारंटी ली हुई है कि इस वैल्यू से अगर कम हुआ तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। जबकि हायर परचेज में लेसोर अपनी खुशी से लेसी को ऑप्शन दे रहा है। जिस तरह कभी किराए पे दिया गया मकान अगर मकान मालिक बेचता है तो सबसे पहला ऑप्शन उस किराएदार को दिया जाता है, और थोड़ा सस्ते में दिया जाता है कि अगर आप खरीदना चाहें तो इतने साल आप इस मकान में रहे हैं, आपका पहला हक है। लेकिन अगर किराएदार कहता है कि नहीं मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम फिर किसी और को ऑप्शन दे देते हैं। ईमान, लेट्स अज्यूम कि बाय लॉ या लेसोर ने हमें कहा है कि आप कम से कम मुझसे 5 सालों का एग्रीमेंट साइन करें। अब हम चाह रहे हैं कि यार रिन्यू करवा लेंगे लेकिन 5 साल का ना करो, लेकिन लेसोर कहता है नहीं गुंजाइश नहीं है, मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा तो 5 साल का करूंगा। लेकिन लेसी का इंटेंशन एसेट को 3 साल इस्तेमाल करने का है। लेसी के जो प्लान्स हैं उसके तहत एसेट इस्तेमाल ही 3 साल होगा। तो लेसोर क्या करता है, टर्मिनेशन के हवाले से अगर कोई लीज अर्ली टर्मिनेट करेगा, वक्त से पहले लेसी टर्मिनेट करेगा, तो उसका एक जुर्माना पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी लेसी को। अब अगर आपको पहले ही लग रहा है कि लेसी का गरीब का इरादा ही नहीं है 5 साल चलाने का, तो फिर ये तो तय हुआ कि तीसरे साल आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको शुरुआत में लग रहा है कि ये लीज 5 साल चल जाएगी, तो फिर आप उस टर्मिनेशन पेनल्टी को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। तो टर्मिनेट का मकसद सिंपल है, कैंसिल कर देना। वैसे लेसोर अपने आप को सिक्योर करने के लिए
हमेशा ये कोशिश करता है कि आप कभी भी लीज को टर्मिनेट ना करें, कैंसिल ना करें, क्योंकि कैंसिल करोगे तो फिर उसको दूसरी पार्टी ढूंढनी पड़ जाएगी, किसी और को लीज पे देना पड़ जाएगा एसेट, उसकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। द डिस्काउंट रेट शुड बी द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। जिस तरह बैंक से कभी हम गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं तो हमें बताता है काइबोर प्लस 4%, यानी हम आपसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। हाउसिंग लोन लें, क्रेडिट कार्ड लें, बैंक ओवरड्राफ्ट लें, तो बैंक हमें इंटरेस्ट रेट वाजे कर देता है। जब भी आप कभी एसेट लीज पे लेते हैं तो अक्सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसका रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वाजे कर देती हैं, तो वही आपको डिस्काउंट रेट यूज करना है। लेकिन कभी कभार अगर नॉन बैंक से आप लीज पे लेते हैं या इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे हम लेते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट को वाजे तौर पे नहीं बताया जाता, क्योंकि रिबा हराम है, इंटरेस्ट हराम है, सूद हराम है। तो अगर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत भी हम कोई गाड़ी लीज पे लेते हैं और उस पे अगर उसने सूद का लफ्ज यूज कर लिया तो वो वहीं पे हराम हो जाएगी। वो आपको किराया बांध देता है, इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज नहीं बताता। तो इसको कहता है इफ दिस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड देन द एंटिटी शुड यूज द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, द रेट एट विच इट कुड बोरो फंड्स टू परचेज अ सिमिलर एसेट। देखिए हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है। पहला, मुझे अगर गाड़ी खरीदनी है तो मैं बैंक को कहूं मुझे 20 लाख रुपए कर्जा दे, गाड़ी मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा। दूसरा, बैंक को कहूं कि मुझे गाड़ी खरीद के दे। तो अगर वही एसेट मैं लीज पे लेने की बजाय कर्जा ले लूं और कर्जा लेके एसेट खुद ही खरीद लूं, तो जो इंटरेस्ट मुझसे बैंक चार्ज करेगा टू फाइनेंस द परचेज ऑफ दैट एसेट, उस लोन को ग्रांट करने में बैंक मुझसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वही इंटरेस्ट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कहलाएगा। कि अगर कोई एसेट लीज पे लेने की बजाय कर्जा लेके खरीदा जाए तो जिस परसेंटेज पे, जितने मार्कअप पे बैंक हमें कर्जा देगा उस परसेंटेज को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे एसेट। इसमें ज्यादातर चीजें वैसे नहीं आती, सिर्फ लीज पेमेंट्स ही आती हैं। अज्यूम लेट्स से एक स्टाइलस कंपनी ने एसेट लीज पे लिया है और इसने क्या किया, 3 लाख डॉलर्स दे दिए एज डाउन पेमेंट। और एग्री किया टू पे 80,000 every year for 4 years. Assume interest rate is 10%। और कोई चीज नहीं है, ना तो टर्मिनेशन पेनल्टी है, ना तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, ना हायर परचेज का ऑप्शन है। तो आप मुझे बताएं कि लीज लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए। लीज लायबिलिटी
कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए? Yes, how much is lease liability? लायबिलिटी हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एट प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने पे कितने करने हैं? 80,000 पर एनम, और 10% का 4 साल का एन्युटी फैक्टर कितना बनेगा? इज इट 3.169 या 3.170? ओके, मल्टीप्लाई करें 80,000 से। ईमान, इज इट 253,600? ओके, कंपनी ने 2,53,600 पे तो अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी ही करनी है। उसके बाद क्या हुआ है कि लेसी ने डिलीवरी और हैंडलिंग पे की है, और लेसी ने इस एसेट को 4 साल के बाद डिसमेंटल भी करना है। तो हम एसेट का नाम क्या रखते हैं? राइट ऑफ यूज एसेट। अब देखो क्या कर रहा है, राइट ऑफ यूज एसेट किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? कहता है द राइट ऑफ यूज एसेट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या, मैंने उके कोई पैसे तो दिए नहीं एक साथ। अगर कोई एक साथ पैसे दिए होते तो मैं कह देता कि भाई मेरी कॉस्ट ये है। लेकिन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, यानी पहले जितने आपने लीज लायबिलिटी बनाई है उतने पे ही एसेट रिकॉर्ड होगा। तो लीज लायबिलिटी कितनी है? 2,53,600। ठीक है, और क्या कहता है? द लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लीज। लीज के शुरू होने से पहले हमने डाउन पेमेंट कितनी की गई है? डाउन पेमेंट हमने की है 3 लाख। की तो एसेट की मद में है ना, करनी नहीं है इसलिए मैं लायबिलिटी नहीं मान रहा, लेकिन की तो है, तो इसको हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। उसके अलावा कहता है एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स। आइए 16 आपको याद है, तो डायरेक्ट कॉस्ट हमने क्या इंकर की है? डिलीवरी एंड हैंडलिंग की है 32,000 की। और क्या है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग
or dismantling the underlying asset as per the conditions of the lease. जी अमृता, डाउन पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट। हम कभी भी एसेट जब लीज पे लेते हैं तो इंस्टीट्यूट या जो सामने वाली बैंक होती है वो हमसे कुछ पैसा 30% या 40% एडवांस में ले लेती है, उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। अच्छा, अब हमें देखना है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। कितना खर्चा आएगा इसको रिमूव करने पे? 90,000। 10% का डिस्काउंट रेट है 4 साल का, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी डिसमेंटलिंग की? $90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.621, $61,471। इन सबको प्लस करें, no it is 55,000। नहीं, ओके 4 इयर्स है, 4 इयर्स 621 683, ओके। ठीक है, 61,470। हाउ मच इज टोटल? $6,47,071। तो हमने डेबिट करना है इनिशियली एक नॉन करंट एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से, इसको हम डेबिट करेंगे एट 6,47,071 से। क्रेडिट करेंगे लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी हमारी है 2,53,600। क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक। एक तो हमने 3 लाख दिए हैं, दूसरा 32,000 दिए हैं डायरेक्ट कॉस्ट के, 3,32,000। और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। क्या आपने रिकॉर्ड किया? 61,471 पे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट कि जब भी कोई एसेट लीज पे लिया जाएगा, जितनी भी लीज की मद में आपने पेमेंट्स करनी है, जिसमें एक तो फिक्स्ड पेमेंट हो गई इंस्टॉलमेंट, दूसरा कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है लीज को अरेंज करने या अगर आपने कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी है तो वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आएगी। अगर हायर परचेज में एसेट परचेज करने का ऑप्शन है और रीजनेबली सर्टेन है कि ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा तो वो वैल्यू रखी जाएगी। उन सबको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। बाद में एसेट के ऊपर इंकर होने वाली डायरेक्ट कॉस्ट, डाउन पेमेंट
और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो सब एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। अब सब्सिक्वेंटली क्या होगा, लायबिलिटी को अमोर्टाइज किया जाएगा। अमोर्टाइजेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर तक भी, तो लायबिलिटी को अमोर्टाइज किया जाएगा और एसेट को डेप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन हम उसका नाम भी अमोर्टाइजेशन ही देते हैं। ठीक है, चलें आज के लिए मैं यहां पे रख रहा हूं। इंशाल्लाह कल की क्लास में लीजेस को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।